नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे फिर आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है वर्क, पावर और एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क को हिंदी में कार्य बोलते हैं। देखिए, अगर कोई भी वस्तु है उसमें हम बल लगाकर कुछ उस पर विस्थापन उत्पन्न करा दें तो उसे कह सकते हैं क्या कि कार्य संपन्न हुआ। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारी एक वस्तु है, इस पे हमने एक बल लगाया, F फोर्स लगाया या बल लगाया। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, विस्थापन कितना हो गया, D हो गया, हमारा D विस्थापन हो गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ कार्य किया। तो कार्य को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, किसी भी वस्तु पे बल लगाकर उसमें विस्थापन उत्पन्न करा दिया जाए तो कहा जा सकता है कि कार्य हमारा हुआ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ वर्क। देखिए, मान लीजिए कि हमारी एक बॉडी है, इस पे हमने लगाया एक फोर्स F फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ D हुआ। देखिए, तो अब इस फोर्स का कंपोनेंट करें। देखिए, अगर हम देखते हैं तो थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगा है, सीधा न लगा के हमने थीटा एंगल पे लगाया। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट करें तो F cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट इसका क्या हो गया, F sin थीटा। तो देखिए, देखेंगे तो हमारा वर्क बराबर होता है, W बराबर होता है F डॉट D। इसीलिए हमारा वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और देखिए, यहाँ से देखें तो जो फोर्स इसको इसमें डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए योग्य है वो क्या है, हमारा F cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ F क्या हो जाएगा, हमारा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F D cos थीटा। तो यहाँ से हमारा वर्क मिल जाएगा। अब देखिए, वर्क मिल गया। वर्क का अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट होती है इसकी जूल। किसके बराबर होती है, न्यूटन मीटर के। क्या होता है, न्यूटन मीटर के बराबर क्या होती है हमारी SI यूनिट, जूल। अगर इसका डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन देखिए, फोर्स का हमारा ML T इनवर्स 2 और एक मीटर यहाँ पे और है तो 2, तो ML 2 T इनवर्स 2। तो ये हमारा वर्क का डायमेंशन मिल गया। चलिए अब हम इस पे कुछ केसेस पे बात कर लेते हैं। अगर हमको ये फॉर्मूला मिल गया है, अब आगे देखिए हम इसके कुछ केसेस पे बात करते हैं। अब हमको फॉर्मूला क्या मिला था, W इज इक्वल टू FD cos थीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला मिला था। अब देखिए, मान लेते हैं केस वन में अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ थीटा जो है हमारा 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है। तो अगर इस यहाँ देखें थीटा 0 की बात अगर की जाए तो W बराबर हो जाएगा FD cos 0 डिग्री। अगर हम देखते हैं FD cos 0 डिग्री तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, अगर FD cos 0 डिग्री देखें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू FD, सिर्फ cos 0 की वैल्यू 1, तो वहाँ से W इज इक्वल टू F इंटू D मिलेगा। अगर केस 2 की बात की जाए, केस 2, तो यहाँ अगर हम थीटा को इस बार 90 डिग्री ले लिया जाए, थीटा को 90 डिग्री ले लें तो हमारा इस बार वर्क क्या मिलेगा, FD cos 90। अब हमको पता है cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या होगा, वर्क बराबर 0 मिल गया हमारा। अगर केस 3 की बात की जाए, इस बार हम क्या करें, थीटा की वैल्यू जो है 180 डिग्री में ले लें। मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, W इज इक्वल टू FD cos 180 डिग्री। अब देखिए, यहाँ
कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा -1, तो यहाँ से क्या मिलेगा -f इंटू डी। तो देखेंगे कि हमारे ये 3 केसेस थे जो मिल रहे थे। तो एक बार हमको वर्क क्या मिला, पॉजिटिव मिला, एक बार 0 मिला और एक बार नेगेटिव मिला। तो वर्क क्या हमको तीनों मिल सकता है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। चलिए, तो यहाँ हमारा केसेस इसके पढ़ लिया। अब हम आते हैं इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अगला हमारा ये न्यूमेरिकल है। किसी कण पर कार्यरत बल जो हमारा फोर्स है कितना है 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन के कारण विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट स्थिति 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर से 14i कैप प्लस 13j कैप मीटर तक होता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ है वो फाइंड करना है हमें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्स हमारा कितना दिया है, फोर्स वेक्टर कितना दिया है 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया नहीं है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या होगा 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमारा मिल जाएगा क्या 14 माइनस 2i तो 12i कैप। अब यहाँ प्लस 13 में से 2j कैप माइनस होगा, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 11j कैप। तब देखिए हमारा f भी मिल गया और d भी मिल गया। तो यहाँ से अगर हमको वर्क निकालना हो तो क्या होता है f डॉट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर लें 4i कैप प्लस j कैप और ये डॉट प्रोडक्ट इसका 12i कैप प्लस 11j कैप। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो i वाले टर्म है i में मल्टीप्लाई होगा और j वाले टर्म j में मल्टीप्लाई होगा। ये वेक्टर का रूल है, अगर हम i का j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट i और j का 0 होता है और i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसीलिए जब j का i से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए तो i का इससे i से तो 12 4 जा 48 और i का मल्टीप्लाई करें तो 1 हो गया, प्लस यहाँ करें j और 11 का तो 11, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 59 जूल। तो यहाँ से हमारा वर्क निकल आया कितना 59 जूल। चलिए आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक कण जिस पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन बल के अंतर्गत बिंदु इतने से लेके बिंदु इतने तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, लेकिन इस बार क्या दिया है कोऑर्डिनेट दिया है कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे और पोजीशन वेक्टर को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और फोर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ जो जो दिया है नोट कर लेते हैं। हमारा फोर्स दिया है क्या 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ये हमारा फोर्स दिया हुआ है। अब इसको हम r1 मान लेते हैं, तो r1 इज इक्वल टू क्या होगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ से अगर r2 निकाल लिया जाए, ये भी हमारा वेक्टर है, तो r2 निकाला जाए तो क्या होगा माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। अब देखिए r1 r2 मिल गया, यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे r2 माइनस r1, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। अब देखिए आगे माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। देखिए क्या होता है माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। अगर इसको ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा 2i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप या माइनस 5k कैप। यहाँ से सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा माइनस 2
देखिए -2 -2 -4i कैप, यहाँ +6 +4 +10j कैप, और आगे करें -4 -5 -9k कैप। तो यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मिल गया। तो अब क्या करते हैं, वर्क निकालना है हमें, तो वर्क F.D। तो यहाँ से क्या करें, रख दे वैल्यू बस, 2i कैप +3j कैप -3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ये है, तो -4i कैप +10j कैप -9k कैप। अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे हमारा वर्क मिल जाएगा। 2 का इसमें 4 2 जा 8 -8, और आई का करेंगे तो 1 होता है, पहले ही बता चुका है पिछले क्वेश्चन में। अब इसका करेंगे तो +3 और +10, तो 30j कैप, सॉरी जे और जे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से करें माइनस माइनस प्लस, और 9 3 जा 27। अब इसको सॉल्व करा जाए तो कितना आ जाएगा, W = अब देखिए यहाँ से अगर 8 माइनस कर दें तो ये 19 बच जाएगा, तो ये 49 जूल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया 49 जूल। चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में साइकिल सवार के द्वारा ब्रेक लगाने पर साइकिल फिसलती हुई 10 मीटर दूर जाकर रुकती है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। मतलब साइकिल जिधर मोशन कर रही है उसके अपोजिट साइड में बल लग रहा है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। दूसरा क्या है, साइकिल द्वारा सड़क पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या, सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब मान लीजिए साइकिल हमारी चल रही थी, सड़क ने हमको इधर का फोर्स लगाया, मोशन किधर था, साइकिल का इधर था, तो मतलब 180 डिग्री पे बल लगाया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था हमारा 10 मीटर का। तो अगर कार्य निकाला जाए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर कार्य निकालें तो फोर्स कितना था 200 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर, और यहाँ से देखें कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 का मान कितना होता है -1। तो यहाँ से देखें तो 200 ये क्या हो गया 2000, और इसका -1 तो माइनस, तो यहाँ पे आ गया हमारा इतना जूल, -2000 जूल वर्क करना पड़ा, सड़क के द्वारा हमारा साइकिल पे वर्क किया गया। अगर दूसरा निकालें, देखिए साइकिल के द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, अब साइकिल ने फोर्स इधर को लगाया, तो देखिए अब क्या वो सड़क को डिस्प्लेसमेंट करा पाएगी, नहीं, इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 0, तो कार्य भी क्या हो जाएगा 0। तो दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा 0 कार्य हो जाएगा हमारा। चलिए यहाँ हम वर्क का टॉपिक समाप्त किए। अगला हम बढ़ते हैं अपना एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एनर्जी, या इसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटी टू डू वर्क क्या हो जाएगा, हमारी एनर्जी हो जाएगी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलते हैं। तो अब देखिए हमारी एनर्जी जो होती है बेसिकली बहुत कई तरह की होती है। थर्मल हीट एनर्जी हो गई, अब मैकेनिकल एनर्जी हो गई, तो इस तरह हमारे बहुत ढेर सारी एनर्जी होती हैं, वेव एनर्जी हो गई, पर इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे अभी। अब हीट एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है, और डायमेंशन भी वर्क के बराबर ही होती है। चलिए अब आते हैं हमारा अगला कि मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए हमको मेनली पढ़ना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं, दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी।
दूसरी हमारी हो गई क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं, पहले आते हैं हमारा काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। मतलब मोशन के कारण किसी बॉडी में जो एनर्जी हो रही है उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। लिख दे रहा हूं मैं डेफिनेशन इसका, द एनर्जी by the motion of body is called kinetic energy। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का ½mv²। ये होता है मास और उसकी वेलोसिटी, मोशन है तो वेलोसिटी भी होगी, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब अगला आते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर किसी बॉडी को किसी हाइट पे प्लेस कर दिया जाए, मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस था, इस पे से कोई बॉडी हम क्या किए, इस हाइट पे प्लेस कर दिए, तो क्या होगा, हमारा यहाँ बॉडी यहाँ से यहाँ आया तो उसमें कुछ हाइट की वजह से उसमें कुछ एनर्जी आ गई या पोजीशन की वजह से कुछ एनर्जी आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसके स्थिति के कारण जो एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। या किसी हम रबड़ को खींच दें, स्ट्रेच कर दें, तो उसमें आप देखेंगे कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, छोड़ने पे फिर अपना रीगेन करना आता है। मतलब इलास्टिक एनर्जी के, इलास्टिसिटी के कारण जो एनर्जी है उसे इलास्टिक एनर्जी में। और दोनों ही कहाँ किसके अंदर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्थिति के कारण, किसी भी बॉडी में स्थिति के कारण अगर एनर्जी है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर वो बॉडी किसी हाइट पे प्लेस है अर्थ सरफेस से, उस हाइट के कारण उसमें एनर्जी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर उसमें उस बॉडी को डिफॉर्म कर दिया जाए, अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसमें कुछ एनर्जी आ गई तो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मान लेते हैं हमारा कोई बॉडी था, कोई हमारी एक बॉडी थी, यहाँ से लेके फोर्स लगाया हमने कुछ F, तो H हाइट पे इसको डिस्प्लेस कर दिया, H हाइट पे डिस्प्लेस कर दिया और इसकी मास थी M। अब ये फोर्स कितना लग रहा होगा, mg के बराबर। कितना लग रहा होगा फोर्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है तो m इंटू जी के बराबर ही क्या होगा, उसके वेट जो होगा उसके बराबर, उससे ज़्यादा का फोर्स हम लगाएंगे तभी वो डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालें तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क के बराबर ही होता है एनर्जी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है mg और डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ, h हुआ। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो mgh होता है। अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो मान लेते हैं कोई हमारा एक स्प्रिंग है, कुछ स्प्रिंग है, इसको हमने खींच दिया, यहाँ तक था और खींच के कुछ x डिस्प्लेसमेंट हम डिस्प्लेस करा दिए इस स्प्रिंग को। मान लेते हैं ये स्प्रिंग था हमारा, इसको हम x डिस्टेंस तक खींच के डिस्प्लेस करा दिया, इसका स्टिफनेस जो था k है। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो इसमें जो खींचने के कारण, इसकी शेप एंड साइज में चेंज होने के कारण जो एनर्जी इसमें आया है उसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, U इज इक्वल टू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर दे रहा है, U इज इक्वल टू -1/2 kx² के बराबर। अरे देखेंगे यहाँ माइनस नहीं, 1/2 kx² के बराबर। तो ये हमारी एनर्जी हो गई। अब एनर्जी के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
एनर्जी, या इसको बोलेंगे हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए इसमें इस नियम में क्या बताया गया है, कोई भी बॉडी है तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है या यांत्रिक ऊर्जा है हमेशा ही कंजर्व रहेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई हमारी ये बॉडी है किसी h हाइट पे प्लेस्ड है, किसी h हाइट पे रखी गई है, तो अगर इसको हम फ्री फॉल करते हैं, गिरा देते हैं, तो इसमें जो mgh के रूप में एनर्जी स्टोर होगा धीरे धीरे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलता जाएगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। मतलब देखा जाए तो कुल इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी, जितनी यहाँ पे एनर्जी थी उतनी ही इस पोजीशन पे भी इसकी एनर्जी होगी। तो वो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी किसमें कन्वर्ट होते जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल एनर्जी है वो किसके फॉर्म में है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसको ऐसे लिख देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्या होगा इसमें कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होगी किसी बॉडी में हमेशा कंजर्व रहेगी या संरक्षित रहेगी। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब अगला टॉपिक आता है, आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय या वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहा गया है, अगर कोई वस्तु जो है वस्तु पे कोई बल लगा के कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं बल के द्वारा, बल लगाकर, तो उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, तो उसे ही बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं कैसे इसको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास हमारा क्या है, मास हमारा m है। अगर वो बॉडी u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, u है। अगर u वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी, अब उस पर क्या करते हैं हम, कोई फोर्स लगाते हैं s डिस्टेंस पर, फोर्स लगाते हैं कितना, s डिस्टेंस तक, s डिस्टेंस तक उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। लास्ट में उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्या बताया मैंने, कोई बॉडी जिसका मास m है वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब उस पर फोर्स मैंने लगाया s डिस्टेंस तक, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, f हो गई। अब इस पर हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो हम जाने f इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब चलते हैं न्यूटन के दूसरे इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर 2 को भी इधर ले लें तो as इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ से देखें तो a की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, तो a की वैल्यू रखने पे क्या आएगा, f s बाई m इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखेंगे f और s का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वर्क होता है। यही हमारा क्या होगा, वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। और m का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दें तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। देखिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ये किसके लिए हो गया, फाइनल, और माइनस काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्या, कि वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ से हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव भी हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चलिए आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है पावर, या इसको बोलते हैं शक्ति। शक्ति, पावर या शक्ति। चलिए देखते हैं पावर क्या होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या कह सकते हैं 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही हमारा क्या होता है, पावर होता है। मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज पावर। क्या कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, या प्रति सेकंड किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति कहलाता है। तो पावर को हम कैपिटल P से शो करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई टाइम, या इसको W/T से। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वॉट, जिसको W से शो करते हैं, वॉट। वॉट किसके बराबर होती है, जूल पर सेकंड के। यहाँ देखेंगे कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकंड। वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, वहीं से हमारा क्या मिल गया, जूल पर सेकंड। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। देखिए हमारा ये वर्क का डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला होगा, यूनिट हो गया। अब आते हैं डायमेंशन निकाल लेते हैं इसका, डायमेंशन। अब देखिए यहाँ हमारा कार्य है, तो कार्य का डायमेंशन हमको पता है, ml/2 T−2। तो कार्य का डायमेंशन अगर हमको पता है, और टाइम का हमारा t, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ml/2 T−3। तो यहाँ से हमारा पावर का भी डायमेंशन मिल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं अब इसकी कुछ एक आध और यूनिट बताता हूँ। जैसे 1 वॉट बराबर कितना होता है, 1 वॉट बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 वॉट बराबर कितना होगा, 10⁷ अर्ग। या लिख सकते हैं एक और इसकी यूनिट है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है इसका 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, और 1 वॉट बराबर 10⁷ अर्ग। ये हमारी अर्ग जो है पावर की CGS यूनिट होती है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। मैं इसका एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला मिला है इस पावर का, पावर इज इक्वल टू dW/dt। ये हमको एक फॉर्मूला मिला हुआ है, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। अब देखिए पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और आगे फिर बता रहा हूँ। पावर का क्या फॉर्मूला मिला, dW/dt। देखिए अगर हम W को लिखें यहाँ पे, तो W को क्या लिख सकते हैं, F/S और ये dt। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो पावर बराबर क्या मिल जाएगा, F/ds/dt। तो यहाँ से एक पावर का एक और फार्मूला मिलेगा, F/ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ से पावर का हमको एक और फार्मूला मिल गया, P = F/v। तो यहाँ v क्या है, वेलोसिटी है। चलिए तो हम मेन इसके फॉर्मूले जान लिए। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं कुछ। इसके न्यूमेरिकल्स बीटी बोर्ड में पूछे गए हैं आपको बार बार, तो एक आध न्यूमेरिकल मैं इस पे करके बता देता हूँ, किसके बेस्ड न्यूमेरिकल आ चुके हैं जो।
देखिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, 60 केजी का एक व्यक्ति है जो 40 केजी का एक संदूक सिर पर लेकर 10 सीढ़ियाँ 6 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 0.25 मीटर है तो व्यक्ति की प्रयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब पावर निकालना है उस व्यक्ति का। अब देखिए व्यक्ति का जो मास है वो 60 केजी है और 40 केजी का संदूक लेके चढ़ रहा है, तो टोटल मास कितना लेके उसको चढ़ना है, तो 40 धन 60, तो यहाँ से कितना आ गया 100 केजी टोटल मास उसको लेके चढ़ना है। अब टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम इसका है 6 सेकंड में, सिर्फ रख कर 10 सीढ़ियाँ 6 सेकंड में, 6 सेकंड में वो 10 सीढ़ी चढ़ता है, 10 सीढ़ी चढ़ता है, 6 सेकंड में 10 सीढ़ी चढ़ता है। और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतना दिया हुआ है, मतलब हर सीढ़ी का ऊंचाई दिया है 0.25 मीटर, तो कुल टोटल हाइट उसको कितना चढ़ना होगा, 10 सीढ़ी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.25 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा टोटल 2.5 मीटर। उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2.5 मीटर। अब देख रहे हैं इस पर, चलिए तो पावर निकालने के लिए हमको फार्मूला है W/T। तो पहले टाइम तो दिया हुआ है 6 सेकंड, लेकिन वर्क हमको नहीं पता है, तो वर्क पहले निकालेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यही h है तो इसको h लिख देते हैं, फोर्स इंटू h। अब देखिए फोर्स क्या है, तो जो कितना फोर्स होगा, जितना इसका वेट होगा, जितना वेट लेके वो ऊपर जा रहा होगा वही तो फोर्स होगा हमारा। तो अब अगर हम इसको ले लें तो यहाँ से देखें तो फोर्स बराबर हो जाएगा कितना mgh, टोटल कितना हो गया W mgh, फोर्स बराबर mg और h का मल्टीप्लिकेशन किए तो mgh हो गया। तो यहाँ से अगर W निकालते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, मास हमारा 100, और ग्रेविटी को अभी हम यहाँ मान ले रहे हैं, ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स 10 मीटर मान लिया गया है। तो यहाँ से 10 और हाइट इसको कितना चढ़ना है 2.5 टोटल। यहाँ से हमारा वर्क मिल जाएगा कितना 2500 जूल, यहाँ से वर्क मिल गया। अब आते हैं हम पावर निकालते हैं। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे 2500 अपॉन 6 सेकेंड, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा इतना वॉट पावर मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, करीब इसका कैलकुलेशन करने पे 6 से इसको करें तो 6 चौके 24 और ये 10 6 कम 6 और यहाँ पे 16.6 इतना आएगा हमारा 16.6 वॉट। देखिए यहाँ आसानी से हम पावर निकाल लिए हैं। तो ये हमारा BTE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार प्रैक्टिस भी कर लें, और मे भी कि इसको ये हमारा फिर से पूछा जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। 100 किलोवाट के एक इंजन के द्वारा एक 600 केजी की ट्रॉली को केबल की सहायता से 100 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो ट्रॉली के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए। चलिए हम करते हैं इसको, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो पावर दिया है कितना हमारा 100 किलो वाट, अगर इसको हम चेंज करें वाट में तो 100 गुणे 10 की पावर 3 वाट, या इसको ऐसे लिख लें 10 की पावर 5 वाट पावर दिया है। हाइट दी हुई कितनी 100 मीटर, और क्या दिया है मास दिया है, मास दिया है 600 केजी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 10 की पावर 2 केजी। और इधर देखें तो बस अब टाइम पूछा गया है, इसमें क्या निकालना है टाइम पूछा गया है। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा पावर इज इक्वल टू mgh/t आया था एक फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू mgh/t, या पावर को पहले हम लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क देखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा mg हो गया और डिस्प्लेसमेंट h अपॉन t। तो यहाँ से देखें तो पावर हमारा निकालेंगे तो m कितना दिया हुआ है, चलिए इधर निकाल देते हैं। तो m कितना दिया है
अच्छा टाइम निकालना है हमें, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, पावर को इधर, यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh/p। देखिए तो टाइम निकालें तो m रखा हमने कितना 6 × 10⁻², g मान लेते हैं 10 है, और h कितना हमारा हाइट दिया हुआ है 100 मीटर अपॉन पावर हमारा है 10⁵। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखेंगे 3 2 5, तो पूरा ये कट जाएगा हमारा, और बचेगा कितना 6 सेकंड। यहाँ से हमारा टाइम निकल आया। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक बार इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी हमारा बीटीई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे अब अपना अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारे इस वीडियो का। चलिए देखिए क्या लिखा है। एक वायुयान के इंजन की शक्ति 1500 किलोवाट है। यदि वायुयान 360 किलोमीटर/आवर की वेग से उड़ रहा है तो इंजन द्वारा आरोपित बल की मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो पावर दिया है इंजन का 1500 किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज कर लेंगे तो 15 × 10⁵ वाट। ये देखिए किलोवाट को 10⁻³ से और 2 ये तो 5 लिख लिया मैंने सीधे सीधे। अब इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितना 360 किलोमीटर/आवर। तो 360 किलोमीटर/आवर दिया है, इसको मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 360 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये किस में हो जाएगा मीटर/सेकंड में। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी निकालेंगे 18 दूना 36 20, तो 20 × 5 100 मीटर/सेकंड। यहाँ से हमारा वेलोसिटी निकल गया। अब हमको पूछा क्या है, पावर पूछा है। तो पावर इज इक्वल टू, हमको पता है दूसरा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सॉरी इसमें क्या पूछा गया है, कितना बल, इंजन द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बल निकालना था, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम बल बराबर क्या निकाल लेंगे, पावर बटा वेलोसिटी। तो यहाँ अगर देखें तो फोर्स बराबर हमारा पावर कितना दिया हुआ है 15 × 10⁵, और ये 100, वेलोसिटी कितना हो गया 100 मीटर/सेकंड। यहाँ से काटें तो 3 बच गया। तो F इज इक्वल टू 15 × 10⁻³ न्यूटन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारा फोर्स निकल आया। चलिए यहाँ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।